हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 29 मार्च की एडिटोरियल डिस्कशन। आज किसी वजह से सुमित सर ये सेशन अटेंड नहीं कर पाए, तो उनकी एब्सेंस में मैं ये डिस्कशन करूंगा। आज हम दो प्रोमिनेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एक आर्टिकल हिंदू में आ छपा है जेसीपीओ के बारे में, यानी जो एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था ईरान और P5+1 कंट्रीज़ के बीच में, जिससे कि जो ईरान में न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको रोका गया था। लेकिन फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो बंद हो गया था। फिर दोबारा जब बाइडेन आए तो उसे रीस्टार्ट किया गया था। लेकिन अब रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि ईरान से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी वजह से इस एग्रीमेंट पे फिर खतरे के बादल आ गए हैं। वो चीज़ है यूक्रेन वॉर। अब यूक्रेन वॉर की वजह से क्या इम्पैक्ट जेसीपीओ पे पड़ने वाला है, क्यों ये फाइनलाइज फिर नहीं हो पा रहा। एक बार तो फाइनलाइज हुआ था, फिर कैंसिल हो गया, दोबारा बातें चल रही थी, उसका प्रभाव इसके ऊपर क्या पड़ रहा है। अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो जीएस पेपर 2 में जो इफेक्टिव पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज और इंडियाज इंटरेस्ट का पार्ट है, उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जेसीपीओए था क्या और किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। अब देखिए, ये जो जेसीपीओए यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, ये ईरान और P5+1 के बीच हुआ था। यानी एक तो ईरान हो गया, इसमें आपके कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी और यूके। इन कंट्रीज़ ने मिलके ईरान के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत ईरान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद करता। जो न्यूक्लियर फ्यूल उनके पास था या जो भी यूरेनियम एनरिच था, उसको वो धीरे धीरे करके बाहर कहीं ट्रांसपोर्ट करते रहे अपनी कंट्रीज़ में, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट जो उनका फैसिलिटी थी वहाँ पर वो रिसर्च सेंटर खोलते विद हेल्प ऑफ रशिया। बाकी जो एडिशनल एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास था वो अलग अलग देशों को भेजा जाता, जैसे रशिया को, और वो अपने देश में केवल 300 किलोग्राम ही एनरिच्ड यूरेनियम को रख पाते अगले 15 साल तक के लिए। ये इसमें एग्रीमेंट में दिया गया था। अब कहानी यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है, लेकिन उसी का इस्तेमाल आप हो सके तो पीसफुल पर्पसेस के लिए कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो इस एग्रीमेंट के तहत क्योंकि ईरान ये कदम उठाता, उसके बदले में उसकी सहायता ये P5+1 कंट्रीज़ करती। उनमें रशिया भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर था, जो कि न सिर्फ ईरान को एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को रिसर्च सेंटर में बदलने में मदद करने वाला था, एडिशनल यूरेनियम सप्लाई होने वाली थी रशिया को जो उनको लेता, और प्लस ऑयल को लेकर भी कंसल्टेशन और कोऑपरेशन की बात थी ईरान प्लस रशिया के बीच में इसी एग्रीमेंट के अंतर्गत, जेसीपीओए के अंतर्गत। तो नॉर्मली हम ये सोचते कि यूएस का एग्रीमेंट था, तो नहीं, ये यूएस और उनके अलावा 5 देश और थे, तो उन सभी के इसमें स्टेक्स थे। अभी जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसके बाद अमेरिका ने रशिया के ऊपर क्या लगा दिया है? सैंक्शंस। अब रशियन सैंक्शंस की वजह से हम पढ़ते हैं कि इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर इससे ईरान न्यूक्लियर डील पे भी प्रभाव पड़ने वाला है। और यही कहानी है जो वियना में जो टॉक्स चल रही थी इस प्लान ऑफ एक्शन के लिए, वो लास्ट स्टेज तक पहुंच गई थी पिछले महीने। फिर ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लेकिन अब फिर समस्याएं बढ़ गई हैं। तो ये आर्टिकल इसी पे डिस्कस कर रहा है कि क्या क्या यूक्रेन में जो वॉर हो रही है इसका इम्पैक्ट होगा ईरान, यूएसए, रशिया, इनके संबंधों के ऊपर। अब देखिए, यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो रशियन एम्बेसडर थे उन्होंने यूएसए को क्लियरली कहा था कि आप पहले गारंटी दो कि जो भी सैंक्शन रशिया पे लगेगा उसका इम्पैक्ट आप जेसीपीओ पे नहीं करोगे, क्योंकि यूएस प्लस ईरान प्लस ये सारी कंट्रीज़ काफ़ी समय से, पिछले 10 साल से कोशिश कर रही है कि ईरान के साथ ये एग्रीमेंट कंप्लीट हो पाए। तो रशिया ने ये चाहता था कि बिल्कुल भी जो अभी समस्या यूक्रेन में है उसका इम्पैक्ट ईरान के ऊपर ना पड़े, लेकिन ऐसी कोई गारंटी देने से यूएसए ने मना कर दिया। और वजह यही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जेसीपीओ के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत ईरान को जो अपना अतिरिक्त यूरेनियम है वो रशिया को भेजना है, और रशिया फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट में एक रिसर्च फैसिलिटी बनाने में उनकी मदद करेगा, जिसका इस्तेमाल फिर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी किया जाएगा। तो ईरान के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये स्टेप। लेकिन अगर अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें रशिया पर सैंक्शन यूएसए लगा चुका है, तो उनके साथ तो यूएसए खुद डील करेगा ही नहीं और किसी और को भी डील नहीं करने देगा। ऐसे सिनेरियो में कैसे ये डील आगे बढ़ पाएगी? रशिया के ऊपर लोग दबाव बना रहे हैं कि रशिया ये इसलिए करवा रहा है क्योंकि यूएसए के जो सैंक्शन है उसका प्रभाव कम हो पाए और ऑयल प्राइसेस भी कम हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर समस्या ऐसी है कि इन सभी चीज़ों को आप देख रहे हैं तो यहाँ एक तो जेसीपीओए की बात हो गई प्लस यूक्रेन वॉर की बात हो गई, लेकिन अभी जो ऑयल के प्राइसेस हैं
ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, इतने हाई है कि अमेरिका पे भी इसकी पॉलिटिक्स पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ के प्रेसिडेंट की भी रेटिंग्स गिरी हुई हैं, जो बाइडन है। इसके अलावा वहाँ पर और विरोध हो रहा है उनके देश में भी। रशिया में भी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, वो भी चाहते हैं और ज़रा मार्केट सिक्योर करना। तो यहाँ इन सभी की वजहों से कि रशिया का जो रोल है वो कैसे इम्पैक्ट होगा ड्यू टू सैंक्शंस ऑफ यूएसए ऑन रशिया, ये एक मेन मुद्दा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर जो हमारे लिए समझने की बात है कि ईरान की तरफ से क्या समस्या है। ईरान ने कहा था कि भाई अभी एग्रीमेंट होने वाला है, लेकिन इस एग्रीमेंट करने से पहले हमारे ऊपर जितने सैंक्शन लगे हैं वो आप हटाइए। इन सैंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट सैंक्शन था, जो उनकी एक आर्मी की विंग है IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसको यूएसए ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था। वो कहने कि अब ये भी हटाओ, इसके अलावा जितने बाकी सैंक्शन है वो सारे सैंक्शन हम पे हटाओ, तभी जाके हम दोबारा एग्रीमेंट पे फाइनल हस्ताक्षर करेंगे। अब समस्या ये है कि क्योंकि जो बाइडन की जो रेटिंग्स हैं वो खुद गिर रही हैं, और जो अफ़गानिस्तान से उन्होंने अपने सिपाहियों को वापस बुलाया था उसका बहुत ही गलत मैसेज गया था उनके इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर। उनकी जो पॉपुलैरिटी है काफ़ी गिर गई थी, लगा कि यूएसए कमज़ोर होता जा रहा है। अब यूक्रेन पर अचानक फिर देखा गया कि किस प्रकार से रशिया कब्जा करता जा रहा है और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है। नेटो ने भी कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की उस लेवल पे जितनी की उम्मीद थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कई एंगल से कि यूएसए की इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऐसा लग रहा है कि जो बाइडन बहुत वीक प्रेसिडेंट है, और हर महीने या सप्ताहों के बाद वहाँ पर जो रेटिंग्स आती है उन रेटिंग्स में उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो वो नहीं चाहेंगे कि वो अचानक से सारे सैंक्शंस ईरान पे हटा दें। उससे होगा क्या, वो दिखेंगे कि एज अ वीक प्रेसिडेंट, तो वो ये नहीं चाहेंगे। इसके अलावा तेल के दाम बढ़े हुए हैं, वहाँ पर भी वो प्रॉब्लम है। तो ये जो फेलियर है कई जगहों से, इसकी वजह से FTO टैग, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग जो IRGC पे लगा हुआ है वो नहीं हटेगा, और वो नहीं हटने की वजह से ईरान भी इस एग्रीमेंट को लेके आगे नहीं जाएगा। तो वही से समस्या इंडिया को क्या है, या हमारे लिए कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, या क्या इसके और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए, अगर JCPOA फाइनलाइज नहीं होगा, इसका मतलब ये चीज़ें वहीं अधर में लटकी रहेंगी। ईरान पे जो सैंक्शंस हैं वो मौजूदा स्तर पे या तो बढ़ जाएंगे या उनमें और समस्याएं खड़ी होंगी। ईरान के साथ इंडिया की रिलेशनशिप है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चाबहार पे की थी इंडिया ने, तो चलो ईरान पे, अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया, अफगानिस्तान के साथ हम संबंध उतने बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम ईरान की मदद लेके सेंट्रल एशिया में जो रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम रशिया तक पहुंच पाएँ, सेंट्रल एशिया तक पहुंच पाएँ, एक ऐसा रूट मिल पाए जिससे इंडिया पूरी तरह सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर पाए, अपनी एनर्जी की ज़रूरतें वहाँ से इंपोर्ट करके पूरी कर पाए। वो सब पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इंडिया पे बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। इसके अलावा ईरानियन ऑयल जो है वो मार्केट में आ नहीं पाएगा ज़्यादा, इससे ऑयल के दाम घटेंगे नहीं। याद रखिए, ईरानियन ऑयल मार्केट से दूर रहता है तो ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी प्रेजेंट में क्या स्थिति है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है तो ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी ईरान में विवाद होगा, ऑयल प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, तो इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत दुष्प्रभाव होगा इसका। पर पॉइंट ये है कि आखिर ये सिचुएशन आ क्यों रही है, क्यों JCPOA पे जो प्रेसिडेंट है वो साइन क्यों नहीं करना चाह रहे। उनके लिए भी तो अच्छा है ना कि ये एक मुक्ति मिल जाए उन्हें, ये जो विवाद है इतने दिनों से चल रहा है। इसके पीछे दो और प्लेयर्स हैं, एक उनमें इंपॉर्टेंट प्लेयर है इजराइल। इजराइल ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ USA ये एग्रीमेंट करे, क्योंकि उन्हें डर है कि वो एग्रीमेंट करने के बावजूद अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बंद नहीं करेगा, और इजराइल के खिलाफ जो रिबल्स हैं, जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ विवाद इजराइल का चलता रहता है, उनको हथियार सप्लाई कौन करता है, तो ईरान करता है। अब इजराइल को लग रहा है कि जितना वो ऑयल बेचेंगे, जितनी उनकी इकोनॉमी सुधरेगी, उतना वो हथियार सप्लाई करेंगे हमास को, जिससे नुकसान होगा इजराइल को। तो इसलिए ये विवाद वहाँ पर बना हुआ है। ईरान के साथ समस्या ये है कि ईरान ने कोशिश करी कि इंडिया जैसे पार्टनर्स के साथ वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसने कुछ और पार्टनर्स चुन लिए जो कि सैंक्शन के बिना भी उनके साथ काम कर पाएँ। जैसे उन्होंने धीरे धीरे करके अपने ऑयल को बेचना ज़्यादा शुरू कर दिया है, और अपनी जो उनकी एनरिचमेंट साइकिल थी, न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइकिल, उसमें वो और ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। उनकी इकॉनमी को अब काम करना आ गया है विद इन द सैंक्शन होते हुए भी वो ऑपरेट कर पा रहे हैं। याद रखिए, एक टाइम में इंडिया पे भी सैंक्शन लगे थे जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अभी रशिया पर सैंक्शन लगे हुए, लेकिन एक पॉइंट के बाद जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सीख जाती है काम करना। हम देख रहे हैं कि ईरान की अब इकॉनमी भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, 2% की ग्रोथ, 3% की ग्रोथ उनमें आ रही है। जब सैंक्शन लगे थे तब वो इकॉनमी 12% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, अभी उसमें इंक्रीज़ हो रही है। फिर वो टर्की के साथ बातें कर रहे हैं, उन्होंने अज़रबैजान के साथ रिलेशनशिप बढ़ा दिए हैं ताकि वो वहाँ के थ्रू भी ऑयल सोर्स कर सके आउटसाइड। और यहाँ तक कि ईरान ने सऊदी अरबिया के साथ भी 4 राउंड्स ऑफ
डायलॉग्स किए हैं। सऊदी अरेबिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। ईरान सुन्नी शिया मुस्लिम ग्रुप्स का लीडर है और सऊदी अरेबिया खुद को सुन्नी मुस्लिम ग्रुप्स का लीडर मानता है, और इनके बीच में हमेशा एक कॉम्पिटिटिव टग ऑफ वॉर सी चलती रहती है, एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी हॉस्टाइल रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सभी इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन अगर ये साइन नहीं होता तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, कोऑपरेशन फॉर इंडिया इन द मिडल ईस्ट और इवन इन द सेंट्रल एशिया इम्पैक्टेड होंगी इसकी वजह से। यूएसए की क्रेडिबिलिटी भी कम हो रही है, और इन्हीं चक्कर में जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो भी सोच रहे हैं कि अमेरिका के साथ जाने के बजाय हम कोई और ऑप्शन ढूंढें। इसलिए चाहे यूएई हो, चाहे इजराइल हो या इजिप्ट हो, वो कोशिश कर रहे हैं आपस में स्ट्रॉन्ग टाइज बनाने की, ताकि कॉपरेशन बढ़ाया जाए और एक नेटवर्क बना लिया जाए आपस में ही, ताकि यूएस के सैंक्शंस को या यूएस के इंटरफेरेंस से उन्हें मुक्ति मिल पाए। अब जैसे ईरान के साथ टर्की भी बात कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी बात कर रहा है, यूएई भी बात कर रहा है, इजिप्ट भी बात कर रहा है, इंडिया भी रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो यूएसए के सैंक्शंस हैं या यूएसए जो स्टेप्स ले रहा है वो आगे जाके फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे। इनकी वजहों से यहाँ विवाद की स्थिति बढ़ी हुई है। लेकिन वेस्ट एशिया में तभी शांति हो पाएगी जब ईरान को लेकर ये जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है इस पर वो जाकर कहीं पर एक स्थिति बना पाए जिसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ पे वो पहुँचे। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं पहुँचता है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ को होगा, और मे भी भविष्य में और हम देखें जहाँ ईरानियन अटैक्स बढ़ जाएँ सीरिया या इराक में, ताकि इजराइल और ईरान के बीच विवाद और बढ़ जाए। तो इन सभी के लिए, इंडिया के लिए भी, दुनिया के लिए अच्छा है कि एग्रीमेंट ये पूरा हो पाता है। तो और अगर हम रशिया की बात करें तो वो भी यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है। कोई भी जो वेस्ट एशियन कंट्री है उसने रशिया को कंडेम नहीं किया जो यूक्रेन में हो रहा है उसके खिलाफ। और सीरिया में जो असद की गवर्नमेंट है वो भी रशिया के साथ अच्छे संबंध रखती है, और ईरानियन गवर्नमेंट के भी रशिया के साथ अच्छे संबंध है। तो हो सकता है अब इस सैंक्शन लगने के बाद रशिया प्लस ईरान प्लस चाइना ये और नज़दीक आए, और इनमें एक और प्लेयर जो नज़दीक आ सकता है वो है पाकिस्तान, जो इंडिया की पॉलिसी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए इस आर्टिकल में बात की गई यहाँ के इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि एग्रीमेंट आगे जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो वेस्टर्न अलायंस का रेजिलियंस है वो कम होगा, और एक नए हम कुछ नए अलाइनमेंट्स बनते देखेंगे जहाँ पर रशिया, चाइना, ईरान के साथ आ जाए या कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं। तो इसलिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि अभी ये एग्रीमेंट हो। अगर ये नहीं होता है तो हम जो अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा यूएसए का प्रभाव घट रहा है, चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, रशिया फिर से मिलिटरीली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। तो नए नए हम मल्टीपोलर अलाइनमेंट्स देखेंगे जहाँ अलग अलग देश साथ आके नए नए गुट बनाने की कोशिश करेंगे। ये ब्रॉडली था इस आर्टिकल का जो क्रक्स है वो। अगला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बात करता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। यहाँ पर मिंट में एक आर्टिकल है, कैन डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क अपहोल्ड एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी। यहाँ जो कोर थीम डिस्कस की गई है वो ये है कि कैसे हमारा और हमारी पॉलिसी मेकिंग का शिफ्ट प्राइवेसी प्रोटेक्शन से हटकर डेटा प्रोटेक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। अब देखिए, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी प्रोटेक्शन में फ़र्क है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी प्राइवेसी किससे आज ज़्यादा प्रभावित होती है, तो आप कहेंगे हो सकता है आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल कोई ना देख ले, आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड्स या जो भी आपका डिजिटल डेटा है वो आपके पास रहे। हम धीरे धीरे देख रहे हैं जो गवर्नमेंट अगर पॉलिसी मेकिंग भी करती है तो प्राइमरीली वो फोकस कहाँ करती है, वो फोकस करती है डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, कि इंडिया की आपके कार्ड का डेटा प्रोटेक्टेड हो, आपका जो सोशल मीडिया का डेटा हो वो प्रोटेक्टेड हो, जिस तरह भी डिजिटली आप डील कर रहे हैं उसको प्रोटेक्शन मिले। लेकिन प्राइवेसी का एक एस्पेक्ट है जो इससे ज़्यादा ब्रॉड है, और प्राइवेसी खुद में ही एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड अम्ब्रेला है जिसका एक पार्ट है डिजिटल प्रोटेक्शन, डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन। यानी आपकी डिजिटल फुटप्रिंट जो अभी आप डिजिटली करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ओवरऑल प्राइवेसी। अगर कोई बच्चा है किसी के घर में, उसकी फ़ोटोज़ मीडिया से कोई कॉपी करके कहीं छाप देता है तो उसकी प्राइवेसी के खिलाफ है। अगर आप कहीं से गुजर रहे हो, सीसीटीवीज़ लगे हुए हैं, बिना आपसे पूछे सीसीटीवीज़ आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके पास तो एज अ राइट टू प्राइवेसी कोई आपको रिकॉर्ड ना करे या अधिकार है आपके पास। पर जितना हम देख रहे हैं अब जो ये सर्विलेंस सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़ गया प्रोटेक्शन के नाम पर कि हर जगह सीसीटीवीज़ लगे हुए हैं, हर जगह आपकी मूवमेंट ट्रैक की जा रही है, वो डिजिटल नहीं है लेकिन वो ट्रैकिंग तो हो रही है। तो इसी तरह इस आर्टिकल में बात की गई है कि डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को हमें और ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत है ताकि एक इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो पाए। रिसेंटली हमने देखा एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन बनी थी
ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। इन्होंने क्या रिकमेंड किया, रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ लॉ टू ओनली डिजिटल प्राइवेसी, यानी डिजिटल प्राइवेसी पे फोकस करने के लिए कहा है। लेकिन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। देखिए, एक होता है पर्सनल डेटा, एक होता है नॉन पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा का मतलब ये हो गया, लेट्स से अगर आप कहीं से जाते हैं, एक रास्ते पे जाते हैं, आप ऊबर यूज़ करते हैं या आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, आप उस रास्ते से डेली जा रहे हैं, उस रास्ते से डेली कई सारे लोग जा रहे हैं, तो उससे गूगल के पास एक डेटा तैयार हो जाता है कि इस जगह इतने बजे इतने लोग मूव करते हैं। वो डेटा अगर वो गवर्नमेंट को दे दिए तो गवर्नमेंट रोड का कंस्ट्रक्शन बेटर कर सकती है, बेटर तरीके से चीज़ें समझ सकती है कि चलिए खाने का ऑर्डर कहाँ किस तरह का आता है, या क्या चीज़ें लोग प्रेफर करते हैं, क्या बिहेवियर है किस तरह के लोगों का, और कहाँ पर किस तरह की मूवमेंट होती है। ऐसा कई सारा डेटा होता है जो नॉन पर्सनल होता है। उस डेटा में आपका इंडिविजुअल डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन एज अ ग्रुप वहाँ क्या मूवमेंट हो रही है उस पर फोकस किया जाता है। रिसेंटली नीति आयोग ने भी अपनी रिकमेंडेशन थी उसमें कहा था कि जो नॉन पर्सनल डेटा है उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से पॉलिसी मेकिंग कर पाए। 1996 में स्पेसिफिकली गाइडलाइंस भी आई थी ताकि जो टेलीफोन टैपिंग है वो ना हो, ताकि प्रोटेक्शन हो सके प्राइवेसी का। इसके बाद 2012 में जस्टिस AP शाह कमेटी आई थी, जिस कमेटी ने लगभग 9 प्रिंसिपल दिए थे 2012 में अबाउट नेशनल प्राइवेसी, जिसमें बात की गई थी कि डेटा कलेक्टर्स जो हैं वो पहले ही जिस पर्सन का डेटा कलेक्ट किया गया उसको इन्फॉर्म करेंगे कौन सा डेटा लिया गया है। जो भी डेटा लिया जाता है वो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसलिए डेटा कलेक्ट किया गया है। इस तरह की ब्रॉड बातें वहाँ की गई थी। 2010 में प्राइवेसी प्रोटेक्शन का हम देखते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे जो मूव है वो हो रहा है डेटा प्रोटेक्शन की तरफ। तो ऑथर यहाँ कह रहे हैं कि जब तक कोई चीज़ डिजिटल है, गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन वो अगर प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो कोई टेंशन नहीं है, आप डेटा ले जाओ किसी का भी। अगर कोई भी चीज़ जो नॉन डिजिटल है वहाँ भी तो आपकी प्राइवेसी उससे हनन हो सकता है। ग्लोबली हमने देखा है आपकी प्राइवेसी का मतलब होता है आपका एड्रेस भी किसी के पास नहीं जाना चाहिए अगर आप नहीं चाहें तो, जबकि उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल भी अब लेजिस्लेट नहीं करना चाह रही। चीज़ें मोस्टली डिजिटल डोमेन पर रही जा रही हैं, जिसका मतलब यह है कि अब सिर्फ प्राइवेसी को डिजिटल डोमेन तक रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका एस्पेक्ट और ज़्यादा ब्रॉड है। गवर्नमेंट ने एक और कमेटी बनाई थी 2019 में, कृष्ण गोपाल कृष्ण कमेटी। दिसंबर 2020 में फिर एक NPD अथॉरिटी की बात की गई थी, नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी, जो कि एक स्ट्रिक्टली स्टैच्यूटरी रेगुलेटर होगा, जो कि अलग होगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी से। नॉन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी दोनों अलग अलग बनाए गए हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि जो नॉन डिजिटल डेटा है उसको बाहर रखा गया लॉ से। तो नॉन डिजिटल डेटा को अगर आप लॉ से बाहर रखेंगे तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपका एड्रेस, आपकी तस्वीरें, आपका अगर कोई सर्विलेंस हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसलिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि नॉन डिजिटल डेटा है उसे भी, नॉन डिजिटल डेटा को भी डिजिटल डेटा की तरह प्रोटेक्ट किया जाए, और प्राइवेसी का जो ओवरऑल एम्ब्रेला है उसको अच्छे तरीके से सेफ गार्ड किया जाए। यानी चाहे वो तस्वीरें हों, चाहे वो एड्रेसेस हों, चाहे वो किसी के नाम हो, अगर आप नहीं चाहते लोगों तक पहुँचे तो वो ना पहुँचे। डेटा प्रोटेक्शन में डेलिब्रेशन और ज़्यादा होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको अपने आप को डिजिटल डेटा तक ही लिमिट नहीं करना चाहिए कि डेटा कहाँ स्टोर्ड है। इसके अलावा जो नॉन डिजिटल डेटा है, चाहे लोगों की सर्विलेंस की बात आ गई, चाहे वो कैमरा रिकॉर्डिंग्स की बात आ गई, चाहे बिना पूछे लोगों का एड्रेस मूव करना, यहाँ तक कि जो फ़ोन कॉल्स आपको आते हैं, स्पैम कॉल्स, वो सब भी इसके पार्ट हैं, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी के खिलाफ हैं। जो कॉल्स आप नहीं चाहते, अगर वो कॉल्स आपको आ रहे हैं, या मीडिया रिपोर्टिंग आ रही है, या आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेट्स से अगर प्रिंट करा दिया जाए तो वो डिजिटल मीडिया रूल्स के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो एक ब्रॉड कैनवस में हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करके लॉज के अंदर लाने की बात इस आर्टिकल में की गई है। तो ये बात हो गई डिजिटल लॉज की, और डेटा प्रोटेक्शन कर किस तरह हमारा जो प्राइवेसी है वो डेटा से आगे जाकर नॉन डिजिटल डेटा को भी प्रोटेक्ट करने की बात करता है। चाहे वो आपका घर का एड्रेस हो, चाहे आपका फ़ोन नंबर हो, चाहे वो आपका एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन हो, उन सभी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तभी जाकर इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी सेफगार्ड हो पाएगी, ना कि सिर्फ अगर हम डिजिटल डेटा को ही प्रोटेक्ट करें तो ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।